नया चैप्टर शुरू करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। सब लोग अपनी कॉपी लिखेंगे बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। हिंदी में नाव और धारा, हिंदी में तो इसको लिखेंगे नाव और धारा। पहले नाव और धारा से बहुत कम सवाल पेपर में आते थे, लेकिन अब बोट एंड स्ट्रीम नाम का ये चैप्टर काफी फेमस हो गया है। इसलिए एग्जाम कोशिश करता है कि हर एक से छोटे सवाल आए। ऐसा नहीं है कि हर सवाल आएगा, अगर 40 चैप्टर पेपर बना तो 40 में सवाल जरूर आएगा, ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर पढ़ने के लिए पहले आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना जरूरी है। अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो बोट एंड स्ट्रीम नहीं समझ आएगा। ये दो चीजें होती हैं। बोट यानी कि नाव, स्ट्रीम मतलब पानी की छाता। बाकी मतलब नाव किसमें चलती है? पानी में। नाव किसमें चलती है? मेरे प्यारे भाई पानी में चलती है। तो मैं आपको प्यारे बच्चों को टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, पहले थोड़ी समझ लीजिए, फिर आप सवाल पर बताएंगे। ठीक है, नाव पानी के अंदर चलती है, आप नाव नदी में चलाते हैं, समुद्र में चलाते हैं। तो मेरे प्यारे अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानूं कि पानी स्थिर है, पानी की अपनी कोई स्पीड नहीं है, मैं थोड़ी देर मानूं कि पानी एकदम कांस्टेंट है, तो पानी में जब नाव चलाते हैं तो नाव में लगी होती है मोटर। तो मेरे प्यारे मोटर नाव को जिस स्पीड से चला पाएगी, अगर स्थिर पानी है तो उसे हम कहेंगे मेरे प्यारे भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हिंदी में कहेंगे स्थिर पानी में नाव की चाल। हिंदी में हम लोग इसको कहेंगे स्थिर पानी में नाव की चाल। यानी कि मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि पानी बिल्कुल फिक्स है, पानी चलेगा। तो अगर स्टिल वाटर में अपनी नाव आते हैं तो नाव में मोटर लगी होती है, तो मोटर जिस स्पीड से नाव को चलाती है तो नाव की खुद की स्पीड होती है, बेसिकली उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और इसे x से नोट करते हैं, इसे नोट करते हैं x किलोमीटर पर आवर। तो जब भी आपके सामने x कहूंगा तो आप समझ जाएंगे कि शांत जल में स्टिल वाटर में नाव की चाल। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जब भी आपके सामने x कहूंगा तो समझ जाएंगे सर क्या कह रहे हैं। नाव और पानी मेरे दोस्तों साथ साथ होंगे, क्योंकि नाव पानी के बिना नहीं चल सकती। पानी भी नाव को डिस्टर्ब करता है, पानी नाव को अपने साथ भी आगे ले जा सकता है, ये पानी नाव आपको तोड़ मरोड़ भी सकता है, नाव की स्पीड को कम भी कर सकता है। तो नाव की जो खुद की स्पीड होगी ये बिना पानी की हेल्प, यानी शांत जल में जो नाव की चाल होती है मेरे प्यारे भाई, उसे हम x से नोट करते हैं। तो ये मान लिया जाए कि पानी बिल्कुल स्थिर है, नदी में कोई हलचल नहीं है, और आप उसमें अपनी नाव उतार के चलाते हो तो नाव की जो स्पीड होगी वो नाव की खुद की स्पीड होगी, शांत जल में चाल होगी, इसे x से नोट करते हैं, x किलोमीटर पर आवर। दूसरा है मेरे प्यारे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम हिंदी हम लोग इसको करंट बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर करंट, एक ही बात है मेरे प्यारे, एक ही बात है। हिंदी इसको कहते हैं धारा, धारा या फिर पानी की चाल, धारा या पानी की चाल। समझ में आप बोलोगे सर अच्छी तरीके से समझ में आया। तो मेरे प्यारे नदी में पानी जिस स्पीड से बहता है, नदी में पानी जिस स्पीड से बहता है उसे हम कहते हैं कि नदी इस स्पीड से बह रही है, और इस वाई से नोट करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? तो आपके ध्यान रखना है क्या होते हैं। तो नाव की शांत जल में चाल होती है उसे हम लोग x कहते हैं, धारा की जो चाल होती है ये चलाना उसे हम y से नोट करते हैं। समझ में? अब यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा x का मान y के मान से बड़ा होगा, हमेशा x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी होगी, क्योंकि अगर नाव की स्पीड कम होगी और धारा की स्पीड ज्यादा होगी तो पानी तो नाव को अपने साथ भाग ले जाएगा, और जब नाव बह जाएगी तो सवाल बनेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है, आप बोलोगे सर ठीक है। हमेशा मेरे प्यारे नाव की जो स्पीड होगी पानी की स्पीड से ज्यादा होगी। अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी नाव से तो पानी तो नाव को भाग ले जाएगा ना, और जब नाव में सवाल नहीं बनेगा, इसलिए x का मान हमेशा y के मान से बड़ा होता है। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, यहाँ पर दो केस बनते हैं, बड़े प्यार से समझिएगा मेरे प्यारे। चलो मान लीजिए मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि ये आपकी नदी है, मान लीजिए मेरे प्यारे ये नदी है, ये नदी है, नदी में मेरे दोस्तों ये पानी बहता है। तो मेरे भाई ये नदी इधर बह रही है y किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना y किलोमीटर पर आवर की चाल से नदी का पानी बह रहा है, यानी कि धारा की जो चाल है y किलोमीटर पर आवर है। अब आप इसमें एक नाव उतारते हो मेरे प्यारे, आप इसमें एक नाव उतारते हो, ये आप इस नदी में अपनी नाव उतारते हो, ये नाव है मेरे भाई, आप बोलोगे आंसर नाव। और आप उसी दिशा में नाव चलाते हो जिस दिशा में नदी बह रही है। नदी ऐसे राइट डायरेक्शन में जा रही है तो आप अपनी नाव की राइट डायरेक्शन में चलाते हो, और नाव की शांत जल में जो चाल है, नाव की बोट स्टिल वाटर में जो स्पीड ये x किलोमीटर पर आवर, यानी कि आप अपनी नाव को उसी दिशा में बहाते हो, उसी दिशा में चला रहे हो जिस दिशा में नदी बह रही है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट, इसे क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। सुनते रहिएगा मेरे प्यारे, हिंदी में कहेंगे धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। धारा जिस दिशा में आपका पानी बह रहा है उसी दिशा में आप अपनी नाव को चला रहे हो। धारा के बहाव की समान दिशा में, धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल, समान दिशा में नाव की चाल, धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। और मेरे प्यारे इसको एक बड़ा अच्छा नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। इसे बहुत अच्छा नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, डाउन स्ट्रीम। हिंदी में इसको नाम दिया गया अनुप्रवाह, हिंदी में इसको नाम दिया गया अनुप्रवाह। आप मुझे बताओ इसे डी से नोट कर, क्या करते हैं इसे डी से नोट करते हैं, डी से नोट करते हैं। तो आप मुझे बताना नाव की शांत जल में चाल x किलोमीटर पर आवर है। अगर पानी नहीं चलना होता, अगर पानी कांस्टेंट होता तो नाव की स्पीड से चलती है x से, लेकिन पानी रुकता नहीं, रुकता, पानी तो जैसा जाता है, पानी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। तो पानी दिशा में जा रहा है, नाव की दिशा में जा रही है, ये पानी क्या करेगा? नाव को आगे की ओर धकेलेगा। कोई पानी खुद भी चल रहा है, पानी के ऊपर ही नाव चली है, तो पानी भी नाव को आगे की ओर धकेलेगा। अगर नाव पानी की सेम डायरेक्शन में चल रही है तो पानी भी जो नाव को आगे की ओर धकेलेगा। इस केस में नाव की स्पीड आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, जिसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे, ये x + y होगी, x + y। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल बढ़ जाएगी कि पानी जिस स्पीड से बह रहा है उसी स्पीड से पानी नाव को आगे की ओर धकेलेगा। फिर नाव की खुद की स्पीड से पानी y की स्पीड से चल रहा है, तो पानी भी नाव को आगे की ओर धक्का देगा, कुछ लगाएगा। तो पानी के बहाव की सेम दिशा में, धारा के बहाव आपकी समान दिशा में जो नाव की चाल है उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और डाउन स्ट्रीम का मान होता है x + y। समझ में? यानी कि डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड है लेकिन पानी के बहाव में, पानी के बहाव की समान दिशा में। समझ में आया? ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ गई? ऐसी तुम्हारी गलती है ना, क्या आपको बात समझ में आ गई? देखो मेरे पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे बहुत धीरे, जहां कोई मास्टर बहुत हवा बनाओ 5 मिनट समझाना, मैं समझाऊंगा 20 मिनट 4 मिनट समय दूंगा। लेकिन ये आइडिया तुम 10 साल से पढ़ा हो, 20 साल से पढ़ा हो, तुम्हें गणित स्पेलिंग आता हो, तुम ये हो बीएससी हो बीकॉम, हर एक को सिखा के आऊंगा, हर एक को समझाऊंगा कि गणित का बोल बनाओ। और केवल बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। और मैं क्लास में क्या पढ़ाता हूं, क्लास पढ़ लीजिए, शीट मैंने दी, शीट का रिवीजन करो, सीधा मॉक टेस्ट लगाना।
सीधा मेरे प्यारे फोकस लगाना। आपको मेहनत करने की नौकरी छोड़ दूंगी, आपको मेहनती नहीं है इतने। और मैं तो ऐसी चीजें आप मैं मजबूत हो गया ना तो रीजनिंग अपने आप मजबूत हो जाएगी। ऐसा कोई मैं 40 से मैं 30 साल से हुआ हूं और रीजनिंग में पढ़ाई कर रहा हूं। मैं कितने साल से हुआ रीजनिंग 40 साल से हुआ 40 इसका टाइम पढ़ा हुआ। यानी कि आप आधा सिलेबस नेट पढ़ने से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को क्वेश्चन डाउट इन स्पीड आ गई एक्स+y धारा के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। ओके। अगर पानी जिस दिशा में बह रहा है नाव की उसी दिशा में चलाओगे तो पानी जो है नाव को आगे की ओर धकेलेगा। तो इस केस में नाव की स्पीड होगी पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल से डाउनस्ट्रीम कहते हैं एक्स+y। आज एक्सीलरेटर में से यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये पहला केस हो गया बच्चे। अब दूसरा केस समझिए भाई। आप खुद सोच पा रहे हो दूसरा केस क्या बताने वाला हूं बताओ बच्चों। बताओ दूसरा केस क्या है। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये नदी का बहता हुआ पानी है। ये नदी का बहता हुआ पानी है, इधर बह रहा है y किलोमीटर पर आवर की चाल से, y किलोमीटर पर आवर की चाल से राइट डायरेक्शन में। ठीक है। आप बोलोगे यस सर। अब आपने इसमें नाव उतारी मेरे प्यारे भाई बिल्कुल खतरों के खिलाड़ी बन गए, बन गए आपने मेरे प्यारे बच्चे इसमें नाव उतारी खतरों के खिलाड़ी बन गए। मेरे प्यारे ये आपकी नाव है। नाव जा रही है इस तरफ x किलोमीटर पर आवर की चाल से। नाव जा रही है इस तरफ x किलोमीटर पर आवर की चाल से। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। यानी कि पानी जिस दिशा में बह रहा है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी नाव चला रहे हो। ठीक है। आप बोलोगे यस सर समझ गए। यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। जिस दिशा में नदी बह रही है या नहर बह रही है मेरे प्यारे भाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जो है जैकी चैन की तरह नाव चला रहे हो। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इस बात को हिंदी में कहूं धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा के प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव की चाल। समझ में आया बेटा? सही है। बचपन में अलग टाइप से पढ़ी थी पढ़ियो और कांसेप्ट इज बेटर। आप खुद मानो कि अगर हमारे जैसे टीचर इतना धीरे धीरे डिटेल में हर बात को लिख के बताता है बच्चे फिर भी बना रहा हूं छोटे बालक की तरह दिशा भी दिखा रहा हूं इंग्लिश में लिख रहा हूं हिंदी में लिख रहा हूं चार बार बोल भी रहा हूं। अगर ऐसे टीचर आपको स्कूल में मिला होता तो क्या आप सबका गणित अच्छा नहीं होता? क्या आप सबका गणित अच्छा होता कि नहीं होता भाई? स्कूल की जो कमियां रहेगी ना वो सिखानी है। स्कूल की कमी सुधारनी पड़ती है फिर कोचिंग करानी पड़ती है। बड़ी मेहनत हो जाती है। तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको कुछ बात की चिंता है। इसी का इतना डिटेल में तो सिलेबस पढ़ाने का फायदा है कि टॉप 100 रिजल्ट है बाकी रिजल्ट की बात नहीं करता। टॉप 100 में 50 ज्यादा बच्चे सीधे हमने पढ़ाए। टॉप 100 में 50 ज्यादा बच्चे है ना। अपने टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब चैनल पे चैनल की कम्युनिटी पे अपने सर काम सब रिजल्ट डाला आप देखते हो सोशल मीडिया पे करते हो। टॉप 100 में 50 ज्यादा कितनी बड़ी बात है। तो मेरे प्यारे पानी के बहाव की धारा के प्रवाह की अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है नाव की चाल। इसे मेरे दोस्तों बहुत अच्छा नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या नाम दिया गया बच्चों? इसका अपस्ट्रीम नाम दिया गया। अपस्ट्रीम यानी कि दो शब्द ध्यान रखना आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की समान दिशा में नाव की चाल। अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल। पानी के बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में मेरे दोस्तों नाव की चाल अपस्ट्रीम। हिंदी में मेरे दोस्तों इसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। हिंदी में हम लोग इसको ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह और इसे यू से नोट करते हैं। इसे नोट करते हैं यू से नोट करते हैं। यू से डाउनस्ट्रीम को डी से नोट करते हैं अपस्ट्रीम को यू से नोट करते हैं। अब क्या होगा भाई एक पहली बात मैं बताता हूं पानी में नाव कभी चल पाएगी नाव की खुद की स्पीड पानी स्पीड से ज्यादा होती है। नाव चल पाएगी। अब नाव जा रही है इधर एक्स की स्पीड से पानी बह रहा है अपोजिट डायरेक्शन वाली स्पीड से तो पानी क्या करेगा? पानी नाव को अपने साथ खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। पानी नाव की स्पीड को काटेगा कम करेगा मेरे प्यारे भाई। तो उस केस में नाव की स्पीड आएगी। इस केस में हो जाएगी x - y क्या होगी बच्चा? x - y ऐसा इसलिए बोला है कि यहां दोनों ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो हवा और हवाई जहाज अलग चीजें हैं लेकिन हवाई जहाज हवा में उड़ता है तो हवाई जहाज की स्पीड को बढ़ाती भी है और अपोजिट डायरेक्शन में कम भी करती है। ऐसी नाव पानी में चलती है लेकिन पानी है मेरे प्यारे भाई पानी नाव की स्पीड को बढ़ाता भी है सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कम भी करता है। सब समझ में आ गया? तो डाउनस्ट्रीम मतलब x + y सेम डायरेक्शन में नाव की स्पीड और अपस्ट्रीम मतलब x - y ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी तक आपको यहां पे दो बातें बताई। एक तो हमेशा x का मान y से बड़ा होगा बच्चों। दूसरा मैंने आपको बताया डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी बच्चे वो x + y होगी और अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी मेरे प्यारे अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो x - y होगी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं मेरे भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे बताओ क्या आएगा? ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा जल्दी से बताना। जल्दी से बताना। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो y से y कट जाएगा + y - y कट जाएगा x + x 2x तो 2x बराबर आ जाएगा d + u 2x बराबर d + u आ जाएगा। मैं जोड़ देता हूं दो यहां लेफ्ट साइड से कहां चला जाएगा मेरे प्यारे राइट साइड में चला जाएगा d + u यानी कि अगर आपको बोट की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी है x का मान तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को जोड़ क्या करना पड़ेगा d + u / d + u / अगर मैं दोनों इक्वेशन को हटा देता हूं अगर मैं दोनों को माइनस कर देता हूं बताओ क्या बेटा d - u घटेगा बच्चे। आप घटाओगे x + 5 से x - 5 घटाओगे x कट जाएगा x कट जाएगा तो 2y आएगा 2 तो y का मान आएगा d - u / y का मान आएगा d - u / यानी करंट की स्पीड निकालनी है तो डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को क्या करना पड़ेगा? ये दोनों कांसेप्ट बन गए। ये दोनों कांसेप्ट आपके सामने बन गए इनको याद रखिएगा। x का मान निकालना है तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को जोड़ के कर दो y का मान निकालना है तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को घटा के कर दो। x का मान d + u / दो y का मान निकालना है d - u / दो। x का मान d + u / दो y का मान d - u / दो। क्लियर? आप लोग ये एकदम क्लियर है? आपकी बात को समझ गए हैं? x का मान d + u / दो y का मान d - u / दो। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं बच्चों अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम का जो रेशियो आता है वो आता है x + y / x - y है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड x + y अपस्ट्रीम की स्पीड x - y ये आप लोग ध्यान से मैंने आपको कंपेरेटिव ट्रेंड पढ़ाया इस चैप्टर में। अगर मैं यहां से x y का रेशियो पूछूं तो क्या आएगा? अगर x y का रेशियो पूछूं तो क्या आएगा? मैं जल्दी से बताओ x y का रेशियो क्या आएगा बताओ। ये सब x y का रेशियो क्या आएगा? जल्दी से बताइए x y का रेशियो। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो डाउनस्ट्रीम x + y / x - y डिवाइडिंग क्या आएगा? डिवाइडिंग बात क्या आएगा? x + y / x - y तो x y का रेशियो क्या होगा? x y का रेशियो क्या होगा मेरे भाई? d + u / d - u d + u / d - u d + u / d - u ठीक है ना? यानी ये ध्यान रखना है आपको ये भी रखना है कि x y का रेशियो आपको निकालना है तो सीधा d + u / d - u d + u / d - u बोट स्ट्रीम अलग है बेटा टाइम डिस्टेंस अलग है। आप पूरी किताब में प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अलग चैप्टर बना के जाएगा। हमारे इसमें कैसे 8 क्वेश्चन इसमें भी बोट स्ट्रीम का चैप्टर अलग से रखा है भाई। टाइम डिस्टेंस मिक्स नहीं है अलग से होता है। नाम बता दीजिए यहां पे समय दूरी का अलग है नाम बड़ा अलग है। ठीक है x / y / d + u / d - u ये कॉम्प्लेट डिवीजन में रेशियो बताया था मैंने। समझ आ गया बच्चों को? तो समझ आ गया बस एक फॉर्मूला पूरे टाइम डिस्टेंस चैप्टर की एक फॉर्मूला है बाद में बताएंगे बेटा। हम चुपचाप बिना अलग से आवाज निकाले मोदी की तरह मोदी की तरह चुपचाप मोटा वेट अभी मोटा वेट करना तुमको सबको बेसिक समझ आ गया? सबको बेसिक समझ आ गया? प्रश्न रिपीट कर देता हूं। नाव की शांति चलने चाल x y कहते हैं x y से होता है। पानी के बहाव की शांति समय नाव की चाल होती है मेरे प्यारे डाउनस्ट्रीम कहते हैं x + y पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में नाव की चाल होती है अपस्ट्रीम कहते हैं x - y। ठीक है भाई डाउनस्ट्रीम x का y निकालना है d + u / दो y का मान निकालना है d - u / दो। ठीक है सही बात है। पैटर्न होम पोस्ट के मिनिमम कितना चाहिए वो तो बात डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे आपकी स्टेट में वैकेंसी आई है कि नहीं। समझ आ गया? सवाल करेंगे सभी
तो पहले बेसिक सवाल करेंगे, पेपर में बहुत बेसिक सवाल भी आते हैं, फिर हम इस पे धीरे-धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही शीट है, इस चैप्टर की केवल एक ही शीट है, लगभग 50 सवाल है, 50 सवाल एंड हो जाएगा, ठीक है। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। सवाल है एक नाव की धारा के विरुद्ध जो चाल है, यानी कि आप स्ट्रीम पर माइनस 2 है, 20.8 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, 20.8 है। तो आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, करंट स्पीड पूछिए, एक नाव की, एक बोट की स्ट्रीम के अगेंस्ट अब स्ट्रीम बताइए और अलोंग द स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की स्पीड बताइए मेरे भाई, ठीक है। तो करंट स्पीड है d - u/2, और आप करंट स्पीड निकालिए d - u/2, 20.8 में से 15.2 घटाओगे तो कितना आएगा 5.6, 5.6/2 यानी कि 2.8। तो करंट धारा की चाल है 2.8 किलोमीटर पर आवर, 2.8 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन। अरे बी ऑप्शन नहीं, कभी तो सही कर दिया करो यार, पहले सवाल से ना स्पीड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, ए बोट कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम विद स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर पर आवर। एक नाव की दूरी धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब समान दिशा, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, ठीक है। क्या हुआ समाज जी, एक नाव जो है धारा के अनुकूल जाती है डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, धारा के प्रतिकूल यानी करंट के जाती है अपस्ट्रीम की स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से। पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। बोट की स्पीड आपसे पूछी स्टिल वाटर, स्टिल वाटर बोट की स्पीड d + u/2, 33 + 14 कितना गया 47, 47/2 आएगा 37, तो 37 किलोमीटर पर आवर नाव की स्पीड में चाल, करंट की स्पीड पूछी धारा की चाल d - u/2, तो 33 - 14 कितना 19, 19/2 आएगा 9.5, तो धारा की चाल 9.5 आ गया। बताओ ये सब सवाल 3 के पेपर में आए हुए हैं, ये सब सवाल, ठीक है ना। ओके आइए बच्चे, ये पहला सवाल है मेरे प्यारे, पहला टाइप चल रहा है, ये पहला टाइप है जिसमें आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और एक्स वाई पूछी जाएगी। आगे कैसा क्वेश्चन, राहु कवर 734 किलोमीटर इन बोट इन 30 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड ही टेक 12 आवर्स विद द स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बहुत बड़ा सवाल है, देखो मेरे भाई, ये जो सवाल है केवल स्पीड निकालने वाले, पहला टाइप केवल स्पीड निकालने वाला। देखो बच्चे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। राहु 734 किलोमीटर जाता है एक नाव में 30 घंटे में अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि राहुल को धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 734 किलोमीटर जाने में 30 घंटे लगते हैं, एंड ही टेक्स 12 आवर्स विद द स्ट्रीम, धारा की दिशा में 734 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगते हैं। धारा की स्पीड आपसे पूछिए तो मेरे भाई, एक नाव धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है 734 किलोमीटर, एक नाव 734 किलोमीटर जाती है अपोजिट डायरेक्शन 30 घंटे में, 30 घंटे में अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। और इसी नाव को मेरे प्यारे 734 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स होता है डिस्टेंस बटे टाइम, 734 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में जाने में 12 घंटे लगेंगे। डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड है, करंट की स्पीड आपसे पूछिए भाई कमान। अब देखो इस सवाल के ऑप्शंस तुम्हारे ऑप्शंस काफी दूर हैं, मैं अप्रोक्स कर लूंगा, अप्रोक्स तो यहां पे पूरा तो आ जाएगा नहीं, अप्रोक्स कर लेगा 734 को 12 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 12 से भागता है तो अपने भाई का मार लेगा 60 बन जाएगा। 60 बताओ 734 को 30 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 गुनी 6, 3 गुनी 6, 1 3 4 12 और 3 5 15 24 आ जाएगा 24.5। फिर आप बोलोगे ये सही कब है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 61 यानी अपस्ट्रीम की स्पीड अप्रोक्स डिवाइड किया मैंने, तो करंट की स्पीड क्या होती है, धारा की चाल d - u/2, 61 - 24/2 कितना आ जाएगा, 61 में से 24 घटाएंगे तो 36 36 आ जाएगा, 36/2 यानी कि अप्रोक्स आ जाएगा 18.25, लगभग 18 के करीब आ जाएगा। 18.25 का करीब कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, तो अप्रोक्स 18.25 करीब पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आंसर है मेरे भाई। रेलवे आरपीएफ का लेटेस्ट सवाल है मेरे भाई, लेटेस्ट एक चैप्टर की प्रिंट करवाता था नीलाल सोनी 18.25, तो हमें देख लेना है कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट ये है, अप्रोक्स ये नाइट टाइप आसान है, तो आप स्पीड निकालिए। अभी मैं 3 सवाल कराऊंगा, 7 तक स्पीड निकालने वाली है, बताइए बच्चों करो। ये टी ट्रिपल एस के सिस्टम डेट 30 के पेपर का सवाल है। ए मैन रोड 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8.6 आवर एंड डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 आवर्स, देन द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। बहुत बढ़िया, एक आदमी 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 8.7 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, एक आदमी 25.8 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम कितने समय में 8.6 आवर में, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 10/10 3 बार चला जाएगा, 8 या 24 और फिर 1.8 25.8 हो गया, और 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में, आदमी 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 4 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 20/4 5 ये आ गया। आपसे पूछा शांत जल में आदमी स्पीड क्या, शांत जल में आदमी की स्पीड समान जाएगा d + u/2, d + u/2, तो 5 + 3 8/2 4 किलोमीटर पर आवर आदमी शांत जल में चाल होगी, बी ऑप्शन कर लो। ओके करोगे नेक्स्ट, ये बताओ एसएससी जीडी 2023 के पेपर में सवाल आया है, एक आदमी धारा के अनुकूल 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है और धारा के प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में चलाता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है किलोमीटर पर आवर में। भाई सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे आंसर फ्रैक्शन में बता दीजिए। एक नाव धारा के अनुकूल मतलब सेम एक नाव स्ट्रीम के अलोंग जाता है, एक बस रोज 11 किलोमीटर 5 आवर डाउनस्ट्रीम नाव, एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाता है 11 किलोमीटर 5 घंटे में डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, और मेरे रिटर्न आता है अपस्ट्रीम। अगर कोई आदमी धारा की दिशा में जाएगा डाउनस्ट्रीम तो वापस कैसे आएगा, धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम, अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस आके उसकी स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी, धारा की दिशा में जाएगा तो वापस उल्टा धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो अपस्ट्रीम जाता है मेरे 11 किलोमीटर 7 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड 11/7, धारा की चाल d - u/2 आ जाएगा 11/5 - 11/7/2 आ जाएगा, तो 5 से 35 2 से 2 बढ़ जाएगा 11/35 यानी 11/35 11/35 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन आंसर है, कर लेंगे नेक्स्ट। ये बताओ सी को 24 के पेपर का सवाल है, ए मैन विशेष टू कवर 1 किलोमीटर डिस्टेंस इन रिवर वाटर, एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, शांत जल में इस दूरी को तय करने में 12 मिनट लगते हैं, बट इन फ्लोइंग रिवर बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं, बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर, नदी के बहते पानी की चाल बताओ, यानी कि करंट स्पीड बताओ। बहुत बड़ा सवाल है, अगर आपने क्वेश्चन निकाल के बता दिया तो आप समझदार हैं, अगर आपने सॉल्व करके बता दिया जरा बताओ क्या आंसर है। सेम टाइप चला स्पीड निकालनी है, स्पीड लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ट्विस्ट है, बताओ बहुत सही से लैंग्वेज पढ़ के समझनी है। एक आदमी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस नदी के पानी में तय करना चाहता है, स्टिल वाटर में से 12 मिनट लगते हैं, यानी यहां से स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी कि नहीं, स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर मेरे दोस्तों एक आदमी तय करता है 12 मिनट में, कैसे लेंगे 12 मिनट 12/7 यानी कि 1/5 आवर, तो कोई आदमी शांत जल में 1 किलोमीटर जाता है 12 मिनट में, 12 मिनट मतलब 1/5 घंटे में, तो x के मान आ गए 5 किलोमीटर पर आवर, x ले लो
समझ में आप बोलोगे जी सर, बट इन द फ्लोइंग रिवर ही टेक्स 30 मिनट्स। सारा खेल इस लाइन में फंसा हुआ है। देखो पर बहती हुई नदी में तो आदमी नदी के दिशा में चल सकता है, नदी के अपोजिट दिशा में चल सकता है। सवाल ये तो बताइए, सवाल में ये बताइए शांत जल में एक आदमी को 1 किलोमीटर तैरने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में तैरने में 13 मिनट लगते हैं। बहती नदी में, अब बहती नदी में समय ज्यादा लग रहा है, 12 मिनट, शांत जल में लग रहा है 12 मिनट, लेकिन जब आदमी बहती हुई नदी में तैरता है तो 13 मिनट लगा, 12 मिनट से 13 मिनट समय ज्यादा लग रहा है। आदमी को समय ज्यादा क्यों लगेगा, ये आपको बताइए कि आदमी किस डायरेक्शन में बह रहा है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा मेरे भाई। एक आदमी को शांत जल में 1 किलोमीटर तैरने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन जब बहती हुई नदी में आदमी तैरता है तो 13 मिनट लगते हैं। समय ज्यादा लगा, समय ज्यादा क्यों लगा कि आदमी नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है, विपरीत दिशा में। पर नदी के बहाव की, अगर नदी के बहाव की डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होगी। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड अपस्ट्रीम से ज्यादा होती है मेरे प्यारे, इसलिए डाउनस्ट्रीम में समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम में समय ज्यादा लगेगा। आदमी मेरे प्यारे भाई नदी के बहाव की विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल भाई, ये सवाल आपको बताया नहीं गया है, इसलिए अच्छी बात है कॉमन सेंस से सोचना पड़ेगा कि आदमी 1 किलोमीटर जा रहा है बहती हुई नदी में 13 मिनट में, ज्यादा समय ले रहा है, यानी कि नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहा है। तो यहां से आप अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं कि आदमी अपस्ट्रीम जाता है 1 किलोमीटर में समय 13 मिनट में। 13 मिनट को आवर में लिखेंगे तो 13/60 आवर, ऊपर चला जाएगा 60/13 है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड 60/13 किलोमीटर पर आवर होगी अपस्ट्रीम की स्पीड। तो आपसे पूछा करंट की स्पीड आपसे पूछे नहीं निकाल सकते भाई। अपस्ट्रीम की स्पीड होता है x - 5 होती है, x का मान 5 है, 5 - 5 कैसे y का मान आएगा भाई, 5 - 60/13 है, तो 13 × 5 = 65, 65 - 60 5/13 है। और करंट की स्पीड 5/13 किलोमीटर पर आवर, 5/13 किलोमीटर पर आवर। कितना बड़ा सवाल भाई, समझ में आया, सबको समझ में आ गया, ठीक है। सीपीयू का पेपर में आया था लेटेस्ट, आगे चलिए बताइए। ये भाई ये सीपीयू के पेपर में आया सवाल, मुझे करके बताइए, सवाल सीपीयू के पेपर में आया। शांत जल में एक आदमी की स्पीड धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है। यदि वह आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में आदमी की चाल कितनी है। भाई बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिए, मैंने YouTube पे कराया, क्वेश्चन सीरीज में हमारी सीपीयू का बेस्ट सवाल है बेस्ट। इमेंस स्पीड इनिशियल वाटर 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। क्या दिया हुआ है पहली लाइन में, क्या दिया हुआ है पहली लाइन में दिया हुआ है शांत जल में एक आदमी की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। शांत जल में एक आदमी की चाल x धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, यानी कि x - y का 4, और ये x - y क्या है, डायरेक्ट अपस्ट्रीम है। x - y मेरे डायरेक्ट अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y। समझे बात तो सीधा सीधा निकाल के बहुत आगे खा गया। अब सवाल बोला एक आदमी 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, एक आदमी 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है प्लस 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, एक आदमी 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, और उसे कुल 10 घंटे लगते हैं, कुल 10 घंटे लगते हैं। एक आदमी को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल 10 घंटे लगते हैं। तो शांत जल में आदमी की स्पीड क्या होगी, मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता लगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है, ये बताओ अपस्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। सवाल सब है शांत जल में आदमी की स्पीड धारा की चाल से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड 4 है। एक आदमी 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, टोटल 10 घंटे। बताओ अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम का डिस्टेंस बड़ी स्पीड 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 35 किलोमीटर कोई आदमी अपस्ट्रीम जाता है 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना टाइम लगेगा, 35 में 4 घंटे लगेगा। अगर आपको कुल टाइम 10 घंटे लगा तो आप ये पता लगा सकते हैं कि 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 35 बटे 4 10 - 35 बटे 4 तो 10 40 - 35 5/4 घंटे। यानी कि मैंने ये पता लगा कि आदमी को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5/4 घंटे लगता है। समझ में आएगा, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग पता नहीं आप दिमाग क्यों लगाते हैं, ये मुझे बता देता हूं। एक आदमी 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 10 घंटे में। आप एक बात बताओ आदमी की अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर है तो 35 किलोमीटर, ये बताइए 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने आदमी को कितना समय, 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए 4 किलोमीटर पर आवर 35 बटे 4 घंटे लगेगा, कुल टाइम 10 घंटे लगा। तो 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 में से 35 बटे 4 घटाओ, कितना समय लगेगा, 10 में से 35 बटे 4 घटाओ तो 10 40 35 - 35 5/4 घंटे। तो हमने ये पता लगा कि आदमी को 45 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 5/4 घंटे लगते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड का डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस 45 किलोमीटर जाने में 5/4 घंटे लगा, तो 5 × 45 9 × 36 तो 36 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 36। ये निकाला शांत जल में आदमी की स्पीड x का मान पूछा, x का मान आएगा d + u/2 d + u 36 + 4 40 / 2 यानी 20 डाउनस्ट्रीम की स्पीड 20 आ गई। आंसर है, कैलकुलेटिव सवाल है बेटा। यस संदीप सिंह बिल्कुल 2 साल मुझको हाजी 2 इयर्स। समझ में भाई, अच्छा सवाल था ये, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। तो ये एक टाइप खत्म हुआ, मैंने हाई देखो बेसिक सवाल शुरुआत करी, बिल्कुल बेसिक सवाल है, धीरे धीरे मैंने लेवल बढ़ाया, कैलकुलेटिव सवाल अच्छी लेवल वाले सवाल इस वाले में, ठीक है। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला टाइप कभी आपसे स्पीड कितना पूछे, डिस्टेंस पूछेगा, एक ही सवाल करवाएंगे, बताइए बताओ। शांत जल में नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है। x का मान आपको 15 दिया है, धारा की चाल करंट स्पीड आपको 9 दी है। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट डाउनस्ट्रीम 25 मिनट में नाव द्वारा धारा के अनुकूल तय की दूरी कितनी है, नाव धारा के अनुकूल 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी मेरे भाई, दूरी बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड x + y 15 + 9 24। अब बताओ अगर एक नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है तो एक बोट को डाउनस्ट्रीम जाने में मेरे प्यारे भाई डाउनस्ट्रीम 25 मिनट में कितनी दूरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 25 मिनट। मैंने को आवर बदल लीजिए, 25 मिनट को आवर बदल लीजिए, 60 डिवाइड करके डिवाइड करके 60 12 दूनी 24 12 पंजे 60 5 से 25 5 बार आ जाएगा 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर 10 आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल खत्म हो गया बच्चे। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, टाइम निकालने वाला, इसमें आपको समय निकालना है मेरे भाई। देखिए एक पर्सन रोज डिस्टेंस ऑफ 3 to 3/4 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 1/2 आवर, एक आदमी 3 सहित 3 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, एंड डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 2 आवर और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में। हाउ मच टाइम विल द पर्सन टेक टू रोव डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इनिशियल वाटर, उस आदमी को 90 किलोमीटर शांत जल में जाने में कितना समय लगेगा। सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको आदमी की शांत जल में चाल पता चलेगी, इसका मान पता चलेगा। एक लाइन देखिए, एक आदमी 3 सहित 3 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, 3 सहित 3 बटे 4 4 या 12 3 15 बटे 4, एक आदमी 15 बटे 4 किलोमीटर जाता है 1.5 घंटे में, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। एक आदमी 3 सहित 3 बटे 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 1.5 घंटे में, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, 1.5 से 15 काटिए 10 बार जाएगा 10 बटे 4 टारगेट हाइट, अपस्ट्रीम की स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। आदमी 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, एक आदमी 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 2 घंटे में, डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 13 बटे 2 6, ये डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई। आदमी की स्टिल वाटर स्पीड है, स्टिल वाटर स्पीड आ गई d + u/2 6 है प्लस 2.5 9 9 बटे 2 4 आदमी की स्टिल वाटर स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल में यही पूछा कि 90 किलोमीटर स्थिर जल में दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। अगर कोई आदमी 90 किलोमीटर जाएगा स्टिल वाटर में तो स्टिल वाटर की स्पीड 4.5 किलोमीटर पर आवर है, कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड 4.5 से 90 काटेंगे 20 बार जाएगा 45 मिनट होता है ना, तो 20 घंटे का समय लगेगा, लोग आंसर 20 कर लेंगे, ठीक है।
बिल्कुल टाइप बाय टाइप है। ये बताओ सीपीयू का तीसरे पेपर का सवाल है। सीपीयू एक आदमी स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। बोट 10 किलोमीटर पर आवर पर्सन कैन रो। यहां पे जनरेशन एक पर्सन कैन रो। एक आदमी स्टिल चलते 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। आदमी शांत चलने चाल एक्स का मान 10 दिया है। धारा की करंट स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर दी है। क्या बोला व्हाट द टाइम टेक टू टू डिस्टेंस 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। धारा प्रवाह की दिशा में 50 किलोमीटर तक नाव चलाने के कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम 50 किलोमीटर जाने के कितना समय लगेगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 10 प्लस 7 17 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई आदमी 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर की कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेगा। टाइम आवर डिस्टेंस बटे स्पीड 5 मिनट। बेसिक सवाल था। क्या हुआ पेपर आगे चलिए। सवाल है क्या आपके सामने यहां पर जारी है। बताओ जी बात इसके बताइए। वेरी गुड कार्तिक। कब तक सवाल A boat can travel at a speed of 15 किलोमीटर पर आवर नीचे वाटर। एक नाव शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करता है। बोट की वाटर में स्पीड x का मान दिया है। धारा की चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर है। बोला है धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? यानी कि एक नाव को 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है और 104.5 किलोमीटर स्ट्रीम जाने कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालूंगा। डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी x + y 15 से 4 जोड़ूंगा 20 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम की स्पीड आएगी। अब स्ट्रीम की स्पीड आएगी x - y 15 से 4 घटाऊंगा 11 किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड आएगी। 76 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाओगे 20 की चाल से कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 11 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? बताइए। मैंने बात की डिस्टेंस को मैं तो 76 को 20 से भाग दिया 3.8 104.5 को 20 से भाग दिया 9 सॉरी तो 9 और 3 12 8 5 है तो आगे मेरे 13.3 आवर 13.3 घंटे लगेगा। यानी 13 घंटे समथिंग आंसर। आप अक्सर नेट में कैसे बनता है 13 घंटे 13.3 घंटा प्लस 0.3 घंटा। अब 0.3 घंटे को मिनट में लगाएं 1 घंटे में 60 मिनट 60 से भाग दो 0.3 को 60 से भाग दो 5 मिनट तो 13 घंटे 28 मिनट का टाइम लगेगा। नहीं आंसर है। समझ में आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ में आया है। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। सवाल नंबर आप 12 दिखा मेरे भाई बताओ। एक और सवाल जो कि आपका सीपीयू का इस पे पेपर में आया है इसी कांसेप्ट पे। एक नाव 52 मिनट में 16.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। करंट स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा है हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू ट्रैवल 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया देखो मेरे भाई। एक नाव 16.9 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 52 मिनट में तो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल सकते हो। 16.9 किलोमीटर जाती है 52 मिनट में। अभी मिनट को घंटे बदलना तो 60 से भाग कर लो। 52 को 60 से भाग कर लीजिए आ जाएगा ठीक है। 16.9 किलोमीटर जाती है 52 मिनट 52 मिनट में मिनट को घंटे बदल ये तो 60 से भाग कर लेंगे। आप बोलोगे सर 13 से काट लो 13 से टाइम मेरे 1.3 चौका 52 4 से 60 आपका 15 आ जाएगा 15 13 आप बोलोगे सही है। तो 15 के ऊपर जाके हम 1.3 तो 15 13 तो 19 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये डाउनस्ट्रीम की आपकी स्पीड आ गई मेरे दिया निकालना पड़ा। धारा की करंट स्पीड आपको दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर और करंट स्पीड बोले 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? भाई ये तो तुम्हें पता लग पाएगा। अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ। पहले मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी। मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है करंट की स्पीड पता है। जानता हूं करंट की स्पीड बराबर t - u बटे 2। करंट की स्पीड क्या होती है? t - u बटे 2 3 में से 9.5 में से 6 घटाऊंगा तो 13.5 आ जाएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। सॉल्व कर तो पहले मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी भाई। धारा की गति है 3 डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 एक भाई बराबर t - u बटे 2 3 में से 19 से 6 13.5 तो अगर 84 किलोमीटर जाओगे मेरे प्यारे अपस्ट्रीम 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड 13.5 से कितना लगेगा? 13 मिनट 0.5 है 13 चाहिए बराबर है पूरा मिल जाएगा। ये पूरा मिल जाएगा 84 13.5 को मैं लेता हूं 27 बटे 2 अब कितना कटवा काटोगे भाई तो 3 से कटवा 84 28 बार 3 से जाएगा 27 9 बार तो आ जाएगा 28 56 बटे 9 तो आ जाएगा 9 चिक्का 14 तो 5 सही 2 बटे 9 तो 6.29 आवर्स लगेगा 6.2 आंसर आने वाला है इसका 6.2 यानी कि आज के टाइम पे जबरदस्ती की कैलकुलेशन डाली है जबरदस्ती की जबरदस्ती की कैलकुलेशन 16.9 12 मिनट ये भी कैसे तो देखा है सवाल वही आगे तो पहले आते थे और उतना सिंपल डाटा नहीं आता मेरे भाई ठीक है ना। खत्म हो गया नेक्स्ट अगला टाइप ये टाइप खत्म हो गया अगला टाइप आ गया। देखिए नेक्स्ट वैरायटी एक सवाल डालूंगा इस वैरायटी पर एक याद है मुश्किल नहीं है। दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर 272 किलोमीटर की दूरी से दो स्थान से चलना शुरू करती है। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा ये दो जगह है मेरे भाई यहां से दो नाव चलना शुरू करती है ए और बी यहां से दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है नाव दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर दोनों नाव 272 किलोमीटर की दूरी पर 272 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से शांत जल में ए और बी की चाल 32 और 36 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर में एक स्पीड 32 है बी की स्पीड 36 है। बोला ए डाउनस्ट्रीम जाती है बी अपस्ट्रीम जाती है कितने समय बाद इन हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे टाइम आपसे पूछा है देखो मैं अगर सवाल में ये बात ना भी दी होती वाली बात तो भी आप ये सवाल कर लेते। मान लीजिए जैसे करंट की स्पीड वाई है फिर नाव अगर पानी में चलेगी तो बिना करंट के तो चलेगी पानी में चलेगी। मान लीजिए करंट की स्पीड वाई है अगर एक शांत जल में चाल 32 है ये ध्यान दो ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ए डाउनस्ट्रीम चलेगी तो बी अपस्ट्रीम चलेगी क्या हो सकता है? अगर ए अपस्ट्रीम जाएगी तो बी रिवर्स डाउनस्ट्रीम आएगी तो अगर ए की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है ए डाउनस्ट्रीम चलती है तो ए की स्पीड आ जाएगी 32 प्लस वाई बी अपस्ट्रीम चलती है तो बी की स्पीड आ जाएगी 36 माइनस वाई अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई होती है डाउनस्ट्रीम की स्पीड एक्स प्लस वाई होती है। दोनों नाव एक दूसरे की ओर चलेंगे तो अगर एक नाव डाउनस्ट्रीम होगी दूसरी अपस्ट्रीम में चलेगी इतने टाइम बाद लेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस है 272 किलोमीटर दो नाव एक दूसरे की ओर चलेंगे रिलेटिव स्पीड होता है s1 प्लस s2 अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 अगर आप एक दूसरे की ओर चलें अपोजिट डायरेक्शन में s1 प्लस s2 सवाल का अच्छा लॉजिक ये है कि यहां ये y से माइनस y बच जाएगा 32 और 36 272 को
औसत से भाग देंगे 4 बार 4 घंटे, लेकिन दोनों नाभिक दूसरे से 4 घंटे के बाद मिलेंगे 4 घंटे आंसर। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आया है, बोला सवाल है, खत्म हो गया, आगे चलिए अगला सवाल। सवाल हमारे वेब पे 14 और 15 का लड़ाई, ये मैं आपको आगे टाइप कराऊंगा आज की क्लास में, बताइए बच्चों 14 और 15। बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो 35:8 है। अब बोट गोस अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। एक नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, वापस आने में नाव को कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन निकालूंगा इसे। लेटेस्ट सीखो के पेपर में आया ये तो अब है, अगर हमारी शीट पिछले बैच की देखो उस बैच में मैंने सवाल करवाया हुआ है, डाटा हां देखिए, एक बोट की द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू करंट इज 35:8 यानी x y का रेशियो रखा है, नाव की गति और धारा की गति का रेशियो रखा है। अभी बताओ एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है मेरे गाड़ी में 5 घंटे 10 मिनट में, तो मुझे वापस आने में कितना समय लगेगा? लेकिन अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाती है तो वापस कैसे आएगी? अपस्ट्रीम वापस आएगी। अगर कोई नाव डाउनस्ट्रीम जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर नाव वापस आएगी मेरे गाड़ी में तो वापस जो डिस्टेंस आएगी नाव अपस्ट्रीम आएगी, यानी कि सेम डिस्टेंस होगा तो टाइम स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। यहां पर नाव जितनी डिस्टेंस जाती है सेम उतनी ही डिस्टेंस वापस आती है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो रिवर्स होता है रिवर्स। एयर नाव की स्पीड का करंट की स्पीड का रेशियो 35:8 है। यहां से डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या होगा? डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x + y 35 + 7 43, अपस्ट्रीम की स्पीड आएगी x - y 35 - 7 27। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है, ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा। टाइम का रेशियो क्या होगा? 27:43 रिवर्स होगा, यानी डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो रिवर्स होगा 27:43। यानी कि अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाती है तो सेम डिस्टेंस लौट के अपस्ट्रीम आती है, उसमें लगने वाली टाइम का रेशियो होगा 27:43। अब बोला एक नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। 5 घंटे 10 मिनट क्या होता है? एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 5 घंटे 300 मिनट और 310 मिनट। एक नाव जो है धारा के अनुकूल 310 मिनट में जाती है, एक नाव जो है 310 मिनट में जाती है डाउनस्ट्रीम, तो सेम डिस्टेंस वापस कितने समय में आएगी? अभी सवाल का आंसर तो काफी दूर है, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, तो पागल हो जाऊंगा, मैं एप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। 27 से 310 कितने होगा? 27 से 27 4 जीरो बचाएगा मेरे प्यारे, 27 से 27 फिर बचाएगा 13 27 135 1.15 गुना करें 27 से 27 4 जीरो 27 से 27 13 27 तो ये 1.15 गुना होगा। और सारी आएगा 27 27 22 ठीक है, सारी आएगा, सारी आएगा मेरे 43 इसका सारी आएगा कितना आ जाएगा? एप्रोक्स 430 और 43 473 473 का एक आधा जोड़ने में 473 में आधा जोड़ने में 20 यानी लगभग आ जाएगा 493 मिनट, एप्रोक्स 493 मिनट लगेगा। 493 मिनट के आसपास लगेगा। 493 मिनट होता है 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 493 8 घंटे से ज्यादा 8 घंटे 13 मिनट के आसपास लगेगा, 8 घंटे के आसपास लगेगा, 8 घंटे के आसपास। किसी को तकलीफ? आजकल हर सवाल में जबरदस्ती कैलकुलेशन डालने का फैशन चल गया है। एक नाव डाउनस्ट्रीम जाती है 5 घंटे 10 मिनट 310 मिनट, कितने 27 से 310 नहीं आएगा, लगभग सारी आ जाएगा, सारी आएगा लगभग 493 मिनट, 493 मतलब 480 मिनट होता है, 8 घंटा होता है, तो 8 घंटे 13 मिनट के करीब आपको टाइम लगेगा वापस आने में, ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलेंगे बच्चे। सवाल है आपके सामने 15, ये बताओ लास्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का। स्पीड ऑफ बोट इज 25 किलोमीटर/आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 7 किलोमीटर/आवर। शाम के जलने की नाव की चाल 25 है और धारा की चाल 7 किलोमीटर/आवर है। एक नाव ए से बी तक जाने में या फिर बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ ए बी डाउनस्ट्रीम। सवाल में ये पूछा है कि नाव को ए बी की दुगनी दूरी डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी तय करने के लिए समय ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ा सवाल है मेरे भाई। एक नाव एक जगह ए से बी तक जाती है, मान लीजिए एक नाव जो है एक जगह ए से दूसरी जगह बी तक जाती है। अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाएगी सपोज, तो वापस कैसे लौट के आएगी? अपस्ट्रीम लौट के आएगी। अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाएगी तो नाव वापस लौट के कैसे आएगी? अपस्ट्रीम लौट के आएगी कि नहीं? आप बोलोगे आंसर। और कोई नाव कैसे आएगा? एक बोट की स्पीड तो एक बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड x + 25 7 32, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? x - y 25 - 7 18। तो आप बताओ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है? स्पीड का रेशियो आप इसलिए 2 से कर देना 16 रेशियो, 2 से कर जाएगा 25 18 16। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, रेशियो रिवर्स होगा, आपको आंसर रिवर्स होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है और फिर सेम डिस्टेंस ए से बी तक लौट के आती है, तो जाने में और आने में जो नाव को टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो 9 रेशियो होगा। सवाल में नाव को ए से बी तक जाने में फिर लौट के आने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 6 घंटे 360 मिनट 360 मिनट में 40 मिनट होंगे 400 मिनट। एक नाव को ए से बी तक जाना फिर वापस लौट के आने में कुल 6 घंटे 40 मिनट लगेगा। जाने आने टाइम कितना लगा? जाने में लगा 9 मिनट, डाउनस्ट्रीम वापस आने में 16 मिनट, 9 + 16 25। सवाल में आने जाने 6 घंटे 360 मिनट 6 घंटे 40 मिनट 360 मिनट 50 मिनट, तो 25 के लिए 400 मिनट है मेरे भाई में। कितने गुना? 16 गुना 16 टाइम्स 16 गुना है। अरे 16 गुना है तो पूछ, अरे 16 गुना है तो नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 16 गुना। नाव को ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने 16 गुना समय लगेगा 144 मिनट, 144 मिनट आंसर आ गया 144 मिनट। लेकिन फर्क है, सवाल बोला नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी की दुगनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक नाव को 3 घंटा। तो ये जो टाइम आया है कि नाव का ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाने में समय आया। अगर कोई नाव ए से बी तक डाउनस्ट्रीम जाती है तो 40 मिनट लगेगा। यानी पूछा कि नाव को डाउनस्ट्रीम जाने में लेकिन डबल डिस्टेंस जाने में कितना समय लगेगा? भाई अगर ए बी का डबल डिस्टेंस जाओगे तो समय आपको डबल लगेगा 288 मिनट। 288 मिनट होता है 4 घंटा 240 मिनट और 40 मिनट, आपको 4 घंटे 48 मिनट समय लगेगा। ए बी का डबल डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाना 4 घंटे 48 मिनट आंसर 4 घंटे 48 मिनट। समझ आ गया बच्चे? इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं दी एंड। ठीक है, आपको कौन सा भी बताया 15 सवाल भी हमारे हुए। कल की क्लास में इसी के आगे सवाल करेंगे।